कि क्या साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में जो आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेगा। जो टॉपर होते हैं पेरेंट्स में एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को। पड़ोसी का बच्चा जो है उसने इस टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लेकर आया है, तो इमोशनली ये बच्चों को कितना इफेक्ट करता है। आपको अपने बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना। सेम बुक्स, सेम स्टडी मटेरियल, पर एक बच्चा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी जेईई को क्रैक कर जाता है और एक बच्चा कई अटेम्प्ट्स के बाद भी उसे क्रैक नहीं कर पाता है। आज इसी प्रॉब्लम को डिकोड करने के लिए मैं अंकित मिश्रा आया हूं मिलने विथ वन एंड ओनली डॉक्टर दीपा पांडे मैम, जो कि एक पीएचडी होल्डर है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आजकल वो बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, सिखा भी रही हैं हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई। जो पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं चाहता हूं आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए और खासकर वो एस्पिरेंट्स भी, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि आपके आईआईटी का कैरिकुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दीपा मैम, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? आई एम फाइन मैम, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैम, सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताइए। मैं दीपा पांडे हूँ। मैंने एमएससी किया है फिजिक्स में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से, फिर एमटेक किया है और आईआईटी दिल्ली से मैंने पीएचडी किया है विद डिस्टिंक्शन। एनआईटी में भी पढ़ाया है। आजकल मैं आईआईटी प्रिपरेशन के लिए बच्चों को तैयार कर रही हूँ। ओके मैम, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, आपने देखा है, बच्चों को क्लोजली स्टडी किया है, तो मैं आपसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूछना चाहूंगा कि क्या साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में, जो ये डिफाइन करता है कि कौन कितनी जल्दी या कितनी आसानी से तो नहीं बोल सकते, पर एक आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेगा। साइकोलॉजिकल जो टॉपर होते हैं वो मेंटली एक स्ट्रांग होते हैं। वो ग्रोथ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करते हैं। वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। वो अपना टाइम मैनेज करते हैं। मगर जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिनमें ये सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। यही कुछ क्राइटेरिया, यही चीजें टॉपर्स में अलग हो जाती है। ओके जो बच्चे होते हैं इनमें जो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डेवलप होता है, तो ये प्रेशर कितना अर्ली दिखना चालू हो जाता है? लाइक अगर एक बच्चा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने जा रहा है तो कितनी जल्दी उसको वो प्रेशर आने लगता है कि हाँ मुझे इसका प्रिपरेशन करना है या इतना बड़ा करिकुलम या एग्जाम को क्रैक करना है? वो हमको कितनी जल्दी वो प्रेशर विजिबल होने लगता है? अब जैसे ही बच्चे बड़े होते तो हम पेरेंट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो अच्छा करेगा। अब यानी 9th-10th वाले यदि आप बच्चों को देखेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ हमें इंजीनियर बनना है। जी। मगर जब वो 11th में गए आईआईटी के लिए तैयारी करने के लिए, ज्वाइन किया कोई कोचिंग, तो अब वो जब हाई एक्सपेक्टेशन देखते हैं अपने पेरेंट्स का और भीड़ भाड़ देखते हैं, तो वहां पे वो ये स्ट्रेस फील करते हैं। ओके और ये हमको विजिबल कैसे होता है मैम? हम एक पेरेंट को कैसे समझना चाहिए कि उसका जो बच्चा है वो स्ट्रेस में है, और क्या एड ऑन कर सकता है एक पेरेंट ताकि अपने बच्चे के स्ट्रेस को रिलीव कर सके या कम कर सके? आपको बच्चों से एकदम कम्युनिकेट करना चाहिए। बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है, आप देखेंगे कि नॉर्मल उनका बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ है। अब मोटिवेशन, पॉजिटिव बात करता था बच्चा, तो डायरेक्टली वो थोड़ा डिप्रेशन रहेगा। यानी जो उसे खाने के लिए बोलेगा कि मुझे भूख नहीं है, उसका स्लीपिंग वाला टाइम चेंज हो जाएगा। तो उससे आप देखोगे कि हाँ बच्चा अभी थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा है, वो स्ट्रेस फील कर रहा है। वो उसे जो आपके प्रिपरेशन की जो तैयारी कर रहा है वो उसे स्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसे कोप अप नहीं हो पा रहा है कि मुझे कैसे करना है। तो एक पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे से कम्युनिकेट करे, ओपनली कम्युनिकेट करे, उसे बताए, उसके हेल्प करे कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। कि एक एग्जाम हो रहा है जो क्लास टेस्ट लिए जाते हैं आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो बच्चा सोचता है कि अच्छा मैं एक में कर लूंगा, अच्छा मुझे हर में सब में अच्छा करना है। तो एक में उसे थोड़ा सा भी कम नंबर मिलता है तो उसे वो स्ट्रेस लेने लगता है, अरे मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर पेरेंट्स को समझना होगा कि
लंबा रास्ता, बहुत लंबा है, आपका 2 साल का टारगेट है। बिल्कुल। तो बच्चा भी धीरे धीरे स्टेप्स में ही वहां तक पहुंचेगा। जी जी। तो पेरेंट्स को समझाना है, क्योंकि बच्चों को तो लगता है कि अरे एक ही दिन हमारा अच्छा नहीं हो रहा तो हम कैसे कर लेंगे। तो पेरेंट्स को समझाना है कि तुम्हें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वहां पे तुमने कहाँ लैग किया, ओके उससे आप लर्न करो। ओके। कौन से पॉइंट्स पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप हो अच्छे मगर आप कौन सा पॉइंट्स भूल जा रहे हो, कि आप जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम किया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़ा छोड़ दिया, तो आपको कहाँ पे ध्यान देना है। तो वो आपके जो टेस्ट हो रहे हैं टाइम टू टाइम आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, उस पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे हमें और इम्प्रूव करना, और वो ही चीज गाइडेंस पेरेंट्स को गाइड करने के करना है। और उन्हें स्ट्रेस नहीं डालना है कि नहीं कि तुम्हें, अरे मैंने तो कहा था कि तुम्हें इतने नंबर मिल रहे ना चाहिए, तुम्हें इतने क्यों नहीं मिल रहे। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चा अब 10th से 11th में आया है, 10th और 11th का बहुत फर्क है, तो उसे उस 10th से 11th के लेवल में पहुंचने में भी समय लगेगा। और 10th के 11th के लेवल में पहुंचने में तब तक आपने हेल्प नहीं करी तो बच्चा एक स्ट्रेस में चला जाएगा। तो उस समय आपको कोप अप करके रखना है बच्चों को, आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, घर में पढ़ने के लिए माहौल बना के रखना है, और प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है कि बच्चा कहाँ पे अलोन। बच्चों की पर्सनैलिटी भी क्या इस पे इम्पैक्ट करती है? जैसे हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो क्या पर्सनैलिटी भी जो प्रिपरेशन है उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है? हाँ अंकित जी, ये तो जो पर्सनालिटी, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं तो उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप देखोगे जो इंट्रोवर्ट टाइप के स्टूडेंट्स होंगे वो हमेशा अपने में रहना पसंद करेंगे, तो वो सेल्फ फोकस्ड होके पढ़ेंगे, मगर उनको चाहिए कि वो डिस्कस करे, क्योंकि सिर्फ अपने में रह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। आपको डाउट्स को नहीं रखना है साथ में। यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो डाउट्स उसी समय क्लियर होना है। तो आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेंटर से डिस्कशन करना है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मेंटल टेंशन हो रहा है, आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना है, तो ओपन बनना पड़ेगा। तो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को चाहिए कि ओपन बने, और एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स जो ओपनली बात करते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके मैम, जैसे कि आपसे अभी इससे पहले भी एक बार बात हुई है, तो आपने कहा था कि फोकस, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, दीज आर द 3 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये कहना है कि चलिए अगर किसी बच्चे ने इन तीनों पे अमल किया एंड उसको प्रैक्टिस की, बट ये कितने लंबे टाइम तक? बिकॉज क्या होता है कि इवन हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम 1 वीक तक तो डिसिप्लिन हमने फॉलो कर लिया, बट उसके बाद हम थोड़ा बहुत तो लड़खड़ाते हैं। बच्चों के लिए जो ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये 2 साल 3 साल तक इसको मेंटेन करके रखना है। यहां पे व्हाट शुड अ चाइल्ड कैन डू और व्हाट अ पेरेंट कैन डू, कि जिससे वो जो फोकस है, जो मोटिवेशन है, जो डिसिप्लिन है उनका, वो काफी लंबे टाइम तक बना रहे। इसके लिए कोई एडवाइस आपसे मतलब हम चाहिए? हाँ, ये तो सही है कि 2 साल तक का प्रिपरेशन है, तो बच्चों को चाहिए या फिर उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ में जैसे स्ट्रेस रिलीज, हर स्टेप में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, रोज एग्जाम, 15-15 दिन में बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो उनको एक्सरसाइज वाले चीजों में, एक्टिविटीज में डालें, मेडिटेशन करवाएं, कुछ उनकी हॉबी है साथ में वो हॉबी से भी थोड़ा बहुत अपने लगे रहें, जिससे बीच में वो रिलैक्स हो पाए, अपने माइंड में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन सब एक्टिविटी से वो रिलीज कर पाए। मैंने कई बार ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो अचानक से, जैसे ही अगर एक कंपटीशन की तैयारी हो रही है, वो कहते हैं कि तुमने, अगर मान लीजिए कोई बच्चा म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है उसका, या फिर स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमको ये सब छोड़ देना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बुक्स आर ओनली द थिंग यू हैव टू सी, और उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। तो क्या ये सही है, या फिर इसको एक डिफरेंट अप्रोच से भी मतलब टैकल किया जा सकता है? मेरे ख्याल से अंकित जी ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो हॉबी जो होती है ये आपके एक स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर होती है और एक फ्रेंड होती है बच्चों की। Okay. जैसे बच्चा यदि पढ़ रहा है, यदि आधा घंटा पढ़ा
उसको थोड़ा सा एंजॉय करना है, अपना मूड चेंज करना है, क्योंकि उसे 2 साल तक अपने मूड को उतना हाई लेवल पे रखना है, मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ फोकस्ड रखना है। तो सेल्फ फोकस्ड कैसे रहेगा वो? कुछ ना कुछ उसका एक फ्रेंड हो, तो उसका फ्रेंड कौन बनेगा? उसकी जो हॉबीज हैं, या फिर जैसे कुछ मेडिटेशन कुछ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रूटीनली फॉलो कर रहा है, तो वो चीजें करेगा। बिल्कुल। और जिसके पास हॉबी होता है, हम जानते हैं जिसके पास हॉबी है वो पर्सन अकेला कभी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि वो अपने हॉबी के साथ में लगा रहे और IIT कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, तो मैं मुझे समझती हूँ कि वो बच्चा स्ट्रेस और जो एंजाइटी वाली जो टेंशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बच्चा कभी भी फेस नहीं करेगा। ओके मैम, जैसे आपने कहा क्या बोलते हैं सेल्फ फोकस भी, तो उसके साथ साथ एक वर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन। कितना टाइम लगता है किसी बच्चे को, क्या सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो एकदम से मतलब आ जाती है, या फिर इट टेक्स टाइम? ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो आपके हिसाब से ये क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओके। क्योंकि एक दिन में, अब जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा पहले फर्स्ट क्लास सीधा 12th क्लास में नहीं जाता, उसे 12th तक पहुंचने के लिए भी हम स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फाइनली 12th में पहुंचता है। तो अब उसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसे कितना टाइम मैनेजमेंट सीखना है, अपना छोटे टारगेट्स, गोल्स बनाने हैं, अपने टाइम को मैक्सिमम कितना यूटिलाइज कर पाए, तो ये आपका ग्रेजुअल प्रोसेस है कि वो पहले लर्न करेगा कि हाँ, कि मैं आज का टाइम बनाया, आज पहला दिन टाइम टेबल बनाया, मगर ये होगा कि दूसरे दिन वो 50% ही फॉलो करेगा। yes. मगर उसका 50% पहले दिन फॉलो करना भी उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि पहली बार वो अपना टाइम मैनेज करना सीख रहा है। फिर वो अगले बार उसी चीज को आगे करता जाए तो वो क्या होगा, फिर तीसरे दिन वो 75% फॉलो करेगा। तो वो टाइम मैनेजमेंट के साथ में अपने जो कॉम्पिटिटिव जो टारगेट्स, स्मॉल गोल्स को लगा रखा हुआ है, तो वो धीरे धीरे उसका स्मॉल गोल्स पहले तो अचीव नहीं हुआ, मगर ये क्या होगा, आपका 10-15 दिन में ही आप देखेंगे यदि बच्चा लगा हुआ है तो 15 दिन में वो अपना यानी 75% अपना टाइम मैनेज कर पा रहा है। ओके। तो यानी किसी भी नए हैबिट को आने के लिए हमें 1 मंथ तो लगता ही है। तो ये रेगुलर प्रोसेस आप देखेंगे कि 1 मंथ के बाद बच्चा अपना पूरी तरह से टाइम मैनेज कर रहा है। कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे इसे, तो कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आप हमें गाइड कर सकें इस वीडियो के थ्रू, कि जिससे बच्चे का जो फोकस है वो इम्प्रूव भी हो और एक लॉन्ग टाइम तक वो उसको मेंटेन कर सकें। सबसे पहले तो फोकस को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइजेस आपको करना है, क्योंकि आपका ये स्ट्रेस रिलीज करता है। और मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकसिंग बढ़ती है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो ये आपके रेगुलर डेली लाइफ का रूटीन होना चाहिए। मेडिटेशन इज लाइक मैम, क्या वो दिन में एक बार ही होना चाहिए, या फिर बच्चे को मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में इसको करते रहना चाहिए, या फिर जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप बोल रहे हैं ये भी क्या दिन में सिर्फ एक बार होना चाहिए, या फिर उसको एक ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल उसको ये फॉलो करना चाहिए? आप टाइम इंटरवल में भी कर सकते हैं, जैसे आपने आधा घंटा स्टडी किया, थोड़ा सा आप अपने को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपने को रिलैक्स कर सकते हैं, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप अपने उसी में अपने टॉपिक जो आपने रिवाइज किया था वो पूरे रिवाइज कर सकते हो माइंड में ही। आप देखेंगे कि आपका जो रिवाइज करने की स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके। जैसे कि मैंने एक चीज और मेरे माइंड में आई अभी कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो कितनी हेल्प करते हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसके फोकस और उसके डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए या इंप्रूव करने के लिए। तो हाउ डू कोचिंग सेंटर्स जस्ट हेल्प एनी एस्पिरेंट और एन स्टूडेंट? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को काउंसलर रखते हैं वो, कि बच्चों से वो डिस्कस करे कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ग्रुप्स भी बनाना चाहिए, जैसे जो मेंटर है, क्योंकि जो मेन मेंटर होते हैं वही स्टूडेंट को जानते हैं, मगर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये लैक हो जाता है, क्योंकि वहां पे जहां पे 100 स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली बच्चों को 1 to 1 नहीं जानते, उनका नेचर नहीं जानते, उनका बिहेवियर नहीं जानते। मगर कोचिंग इंस्टीट्यूट को चाहिए कि वो एक ग्रुप बनाए जहां पे एक मेंटर हो
यानी मेंटर के साथ में उनके पेरेंट्स, जब किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पेरेंट्स को भी वो इंक्लूड करें कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे वो यानी उसे टेंशन हो रही है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ यानी कौन से टॉपिक को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चे एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि हम तो लाइफ देख चुके हैं तो हमें पता है कि ये छोटी सी चीज है, मगर बच्चे को वो जो 2 साल यानी 2 साल का एक एक दिन उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। एग्जैक्टली ये चीज मैंने भी खुद फेस किया है जब मैंने भी प्रिपरेशन की है, तो उस टाइम की लाइक एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम तो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारा तो जब वो दिन वेस्ट होता है तो हमको शाम को समझ में आता है कि अरे हमने पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर दिया है। एक चीज और इसके साथ, क्योंकि हम टाइम वेस्ट पे आए हैं, जैसे अभी बच्चे जब तैयारी करते हैं तो दे यूज आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, तो दे यूज यूट्यूब, दे यूज इंस्टाग्राम। यूथ जो है वो तो पूरा इंस्टा पे या यूट्यूब पे ही आजकल सारी कंटेंट्स को देख रहा है। आपको क्या लगता है मैम कि ये जो यूट्यूब पे इतना कंटेंट आ भी रहा है और लोग देख भी रहे हैं, ये बच्चे को हार्म कर रहा है या फिर ये बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं? तो इस पे आपके व्यूज क्या हैं? मैक्सिमम यदि बच्चा सेल्फ फोकस्ड है, मोटिवेटेड है, क्योंकि अब तो बच्चों की आइडेंटिटी एक अलग अलग उनका नेचर होता है, तो यदि सेल्फ मोटिवेटेड है तो बच्चा कंट्रोल कर लेता है। मगर मैक्सिमम जो यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन ही मैक्सिमम होता है। रिसोर्सेस तो है कि आप उसमें से कहीं डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, मगर डाउट क्लियर करने गया बच्चा 5 मिनट में क्लियर हो गया और उसका आधा 1 घंटा 2 घंटा साथ में बर्बाद हो गया। तो यानी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यदि बच्चा नहीं समझ पाया, उसका एडिक्शन हो जाता है। कोई भी सीरियल यदि वो देखने लगा, किसी भी टाइप का वो कंटेंट देखने लगा, उससे अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये जो एज होती है बच्चों की 11-12 वाली एज, उसमें बच्चों को अपने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं मैम बच्चों की? जैसे मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स तो या तो वो ये करते हैं कि उन्होंने सीधा बच्चे के हाथ से स्मार्टफोन ही ले लिया, और कुछ बेसिक से आजकल कुछ कोचिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ टैब्स होते हैं जिसमें सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही होता है, वो कहते हैं कि आप इतना ही देख सकते हो। तो क्या वो सही है, या फिर कुछ और भी टेक्निक्स है जो पेरेंट यूज कर सकते हैं ताकि उसका जो बच्चा है या उनका जो बच्चा है वो यूट्यूब पे कंटेंट तो देखे, थोड़ा बहुत अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो इधर उधर के कंटेंट देख ले, बाकी वो मोस्टली इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है जो करिकुलम से रिलेटेड है उन पे फोकस करे? तो इसके लिए पेरेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे? वही मुझे लगता है कि जो वेबसाइट जो ब्लॉग्स करते हैं ये, और बच्चों को थोड़ा सा हमको खुद ही उसके नेसेसरी यानी जो ड्रॉबैक्स हैं वो उन्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि यदि बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो समझता है कि उसके लिए टाइम कितना वैल्यूएबल है, तो वो अपने से खुद मैनेज करे। और पेरेंट्स को चाहिए कि यदि आपको टेंशन हो रही है, क्योंकि बच्चा क्यों देखता जाता है यूट्यूब, जो आप बोल रहे हैं हाँ वहाँ के कंटेंट, उसे रिलैक्स करना होता है अपने माइंड को, क्योंकि उसे कोई और मिलता नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि ओपनली कम्युनिकेट करे, तो स्टूडेंट का बच्चा अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगा रिलैक्स करने के लिए कि हाँ ये आज मेरे क्लासेस में ये हुआ है, ये टॉपिक मैंने किया है। तो वो क्या होगा, उसका यूट्यूब की तरफ आकर्षण कम हो जाएगा, सिर्फ उसे पॉजिटिव चीज के लिए ही यूज करेगा। नहीं तो क्या होता है यूट्यूब पर फिर एडिक्शन वाली प्रॉब्लम बच्चों में आ ही जाती है। पेरेंट्स में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैम, कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को, कि सोशल प्रेशर बोलते हैं हम इसे, जैसे कि पड़ोसी का बच्चा जो है उसने इस टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लेकर आया है और आप जो है आप तो बिल्कुल लेके नहीं आ पा रहे हो। तो इमोशनली ये बच्चों को कितना इफेक्ट करता है और उनकी प्रिपरेशन को कितना इफेक्ट करता है? हाँ, ये तो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले ये आपको अपने बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, ये उनको सबसे पहले समझना होगा। और आप अपने बच्चे को जानते हैं, उनकी पॉजिटिव नेचर जानते हैं, उनकी वीकनेस जानते हैं, स्ट्रेंथ जानते हैं, तो आपको उस चीज को लेकर चलना है कि उसके स्ट्रेंथ को हमें कैसे बढ़ाना है, अपने एक्सपेक्टेशन को उसी हिसाब से बनाना है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाना है कि स्टेप बाय स्टेप कि हाँ भाई
इस एग्जाम में आपका ठीक है 100% तो एक एग्जाम में नहीं आएगा, 75% आ रहा है, ठीक है, उससे कम ही आ रहा है, ठीक है, चलो 50% आ रहा है, तो आपको उसको टारगेट देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें 50% कितना अच्छा है, अब इसके बाद हम 60 के लिए तैयारी करेंगे। बिल्कुल। तो स्मॉल गोल्स हो, पेरेंट्स का नेचर होना चाहिए कि वो बच्चे को एक स्मॉल गोल्स दे कि हाँ भाई देखो तुमने 50 से 60 लाए हो। मैंने ये चीज देखी है पेरेंट्स में कि वो यहीं पे गलती करते हैं। कोई 50% लाने वाले बच्चे को वो सीधा टारगेट देते हैं कि यू हैव टू अचीव 95। अब उसके लिए तो वो 95 पॉसिबल है ही नहीं। तो वो जो इन बिटवीन में वो बच्चा, यदि वो टारगेट ऐसा हाई दे देते तो क्या होता है, बच्चा वैसे ही डिप्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन हो जाता है बच्चे को। मैम एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा किसी एकेडमी को ज्वाइन करता है और वहां पे जो उसका मेंटर है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मेंटर एक बच्चे की प्रिपरेशन की जर्नी में? मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे एकेडमी का तो मुझे पता नहीं, यानी जैसे मेरे एकेडमी में मैं चाहती हूँ कि कम 10 तक का लिमिटेशन रखा हुआ है, जिससे 1-to-1 इंटरेक्शन हो, तो मैं हर बच्चे से अटैच्ड हूँ। तो उसका इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ कि कहाँ पे वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, कहाँ पे उसे स्ट्रेस टेंशन हो रहा है, तो टेस्ट में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं उसे 1-to-1 इंटरेक्ट करके उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर पा रही हूँ। तो उसके डिस्कशन से क्या हो रहा है कि मैं जहां उसे प्रॉब्लम हो रही है इन 2 days में उसके स्ट्रेस को रिलीज कर पा रही हूँ, और जो उसे एकेडमिक में प्रॉब्लम है कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी उसी समय मैं उसे रिजॉल्व कर दे रही हूँ। तो जो उसकी प्रॉब्लम है वो उसी समय रिजॉल्व हो गई। तो जो स्ट्रेस यानी इकट्ठा होते होते जो डिप्रेशन बनता है, ये चीज वाली चीजें कंडीशन नहीं होती है। ओके मैम, इसके साथ साथ अभी जैसे आपने अपनी एकेडमी की बात की, तो मैं आप व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैम की एक एकेडमी है जिसका नाम है अग्रिम ट्यूटोरियल्स, और ये कंप्लीटली प्रिपरेशन कराती है फॉर IIT JEE। अगर आपका बच्चा IIT JEE में प्रिपरेशन करना चाहता है IIT JEE के लिए, और अगर आप रायपुर में हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट दीपा पांडे मैम। आपको नंबर्स जो हैं वो हमारे वीडियो या हमारे कैप्शन में मिल जाएंगे, हमारी टीम उसको वीडियो पे भी डिस्प्ले कर देगी। तो मैम टेल मी समथिंग या few things about your own academy। मेरे एकेडमी का नाम जैसा आपने कहा कि अग्रिम ट्यूटोरियल्स है। मेरे लिमिटेड स्टूडेंट मैंने रखा हुआ है अपने एक बैच में कि 10 स्टूडेंट्स मुझे रखना है, जिससे मैं उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाऊं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी है कोचिंग्स में। इवन मैं भी जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, 11th की बात है, मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए गया था, देयर वर मोर देन 40-50 स्टूडेंट्स इन दैट बैच, और मैं बिल्कुल भी मतलब आई थिंक मुझे समझ ही नहीं आता था कि वहां पे हो क्या रहा है। मुझे तो आफ्टर 1 month भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आपकी ये चीज बहुत अच्छी है आपकी एकेडमी की। अंकित जी, आप तो बोल रहे हैं कि 45, आजकल तो 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं और टीचर माइक लेके पढ़ाता है, यानी टीचर से यदि बच्चे का आप नाम भी पूछोगे तो उसे बच्चे का नाम भी नहीं याद है, क्योंकि इमोशनली अटैच नहीं है। ये कैसे बच्चे क्या बोलते हैं ऐसे में पढ़ पाते हैं? आई डोंट नो कि पेरेंट्स इस चीज को कैसे देखते हैं, बट हो सकता है वो उसमें पढ़ भी पा रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा। नहीं, उसमें से मुझे जो लगता है सर कि जो 5% जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनका एक होता है कि मेरे को ये करना ही है, तो वो तो निकल जाते हैं। मगर जो दूसरे ब्राइट स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट अलग अलग बिहेवियर के स्टूडेंट्स हैं, वो वहां पे फंस जाते हैं। आप देखेंगे कि जो 95% वाले स्टूडेंट्स जो 10th पास आउट करके भी गए हैं, वो कुछ समय बाद एग्जाम देने से डरने लगते हैं, क्योंकि वो जो वहां की कंपटीशन, वहां का जो माहौल देख के वो उस चीज से वो फियर आ जाता है उनके अंदर। ओके, मैंने ये चीज खुद भी देखी है कई लोगों में कि वो एक टाइम बाद बिल्कुल एग्जाम से घबराने लगते हैं, जबकि वो ब्राइट है। हाँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं या 100 लोगों की भीड़ में आप बैठे हो तो आपको इसका इफेक्ट पड़ेगा ही। तो मैम का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो, इसलिए मैम के एक बैच में 10 बच्चों से ज्यादा नहीं होते। तो अगर आपके बच्चे का भी आपको जहाँ पे तैयारी करवानी है तो आप मैम से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दीपा मैम। आज का जो हमारा सेशन था इसमें बहुत सारी चीजें आपने बताई है, बट
कुछ चीजें और भी हैं जो हम धीरे से और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने हमें कमेंट किया और आपने आपके क्वेश्चंस रखे तो डेफिनेटली हम एक और सेशन दीपा मैम के साथ करेंगे। टिल देन, थैंक यू मैम एंड थैंक यू ऑल, बाय बाय।